इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंटरेक्शंस डिस्कस किए थे कि किस किस लेवल पे आपका इंटरेक्शन पॉसिबल है, ड्रग और ड्रग आपस में किस किस तरीके से आपका इंटरेक्ट कर सकती है। आज अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म के लेवल पे कैसे दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। देखिए, जब भी क्या होता है मेटाबॉलिज्म होता है, हमें बहुत सिंपल सा पता है कि मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। बिना एंजाइम के मेटाबॉलिज्म हो नहीं सकता। तो अगर किसी भी वजह से, ठीक है, आपने मान लीजिए सपोज एक ड्रग ली, उसका मेटाबॉलिज्म होता होगा किसी एक एंजाइम की हेल्प से, और आपने एक दूसरी ड्रग ली जो उस एंजाइम पे इफेक्ट डालती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पहले वाली ड्रग थी उसका मेटाबॉलिज्म ऑल्टर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि डिपेंड इस चीज पे करेगा कि जो ड्रग आपने ली है, ठीक है, एक ड्रग मान लीजिए, पहले से हम समझ ही लेते हैं, सपोज एक ड्रग है जो है ए, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी में वो होता है मान लीजिए एक्स एंजाइम की प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है, मेटाबोलाइट मिलता है, ठीक है, एक्स एंजाइम है, कोई हम मेंशन नहीं कर रहे। अब हुआ क्या, इसी टाइम पे जब आप ये वाली मेडिसिन ले रहे थे, आपने एक और मेडिसिन कंज्यूम की जो क्या है आपकी मेडिसिन बी, ठीक है, और इस मेडिसिन ने क्या किया, इस एक्स एंजाइम को क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया। ऑल्टर करने का मतलब समझते हैं ना, ये क्या कर सकता है, इस एंजाइम को इंड्यूस भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। दोनों चांसेस हैं कि एंजाइम को क्या कर सकता है, आपका स्टिमुलेट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन होगा, तो क्या होने वाला है, सपोज मान लो बी ने क्या किया, एक्स जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट किया, तो एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, ए का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होगा, फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, फटाफट मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जो ए की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही होता है। अब दूसरा, अगर मान लीजिए बी ने इस एंजाइम को एक्साइट करने के बदले इनहिबिट किया, तो उससे क्या होगा, ए का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाएगा क्योंकि एक्स इनहिबिट हो चुका है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ए की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म का। तो देखते हैं, दो ही ऑप्शन हमारे पास हैं। जो दूसरी ड्रग है, अभी हमने बोला जो बी ड्रग है वो क्या हो सकती है, या तो उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, आपकी एंजाइम इंड्यूसर हो, यानी कि एंजाइम को एक्टिवेट करती हो। एंजाइम एक्टिवेट होगा तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होने वाला है, और जितना ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही जल्दी उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी, है ना। दूसरा मैं यहां पे लिख रही हूं एंजाइम इनहिबिटर। हो सकता है कि जो बी मेडिसिन की हम बात कर रहे थे वो क्या करे, एंजाइम को इनहिबिट करे, तो इनहिबिट करेगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जो ए ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगी। तो दोनों ही केस में देखो क्या होने वाला है। एंजाइम इंड्यूसर का हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसमें हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं वो है हमारा इंटरेक्शन ऑफ phenytoin with oral contraceptives। ये हमारा सबसे बड़ा रीजन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का, इंटरेक्शन है ये। देखो इसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे हम कर रहे हैं वही वाले, जिस तरीके से हमने पहले किया था वैसे ही करके देखते हैं। सपोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, ओसी, ओसी के मेटाबॉलिज्म के लिए सर्टेन एंजाइम आपका रेस्पॉन्सिबल है, अभी हम उसे एक्स ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो एक्स की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। अब होना क्या है, देखो जो ये फेनिटोइन है ये क्या करता है, आपका फेनिटोइन, मैं पी से लिख रही हूं उसे, फेनिटोइन क्या करता है, इस एंजाइम के को इंड्यूस कर देता है, ठीक है। इस एंजाइम को इसने इंड्यूस कर दिया तो इससे क्या होगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से जो रिजल्टेंट आपका इफेक्ट आएगा, ये पूरी प्रोसेस जो हुई इसकी वजह से जो
इम्पोर्टेंट इफेक्ट आया वो क्या आया, डिक्रीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेवल इन प्लाज्मा, ठीक है, और ब्लड। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लेवल क्या हुआ, ब्लड में कम हो गया, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है, अब मान के चलो कि एक फीमेल है जो क्या कर रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है ऑब्वियसली टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब क्या हुआ, उसे सेम टाइम में वो एपिलेप्सी डायग्नोस हुई, ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर ने उसे एंटी एपिलेप्टिक प्रेस्क्राइब की, जो कि क्या है, फेनिटोइन, ठीक है। अब फेनिटोइन ने क्या किया, सपोज वुमेन को पता था कि वो अगर वंस ए डे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है तो वो उसके लिए इनफ होगा। अब क्या हुआ, फेनिटोइन ले रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फेनिटोइन ने एंजाइम को इंड्यूस करा दिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लेवल ब्लड में बहुत कम हो गया। अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मान लीजिए 24 आवर्स के लिए वर्क करती थी, तो इस इंडक्शन की वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का असर ब्लड में कितना रहेगा, केवल 12 आवर्स के लिए रहेगा। लेकिन फीमेल को तो नहीं पता ना, तो क्या होगा आपका, हो सकता है, चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, बिकॉज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस क्या हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो ये इंटरेक्शन कैसा है, इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हुआ, और ये किसके कैटेगरी में आएगा, एंजाइम इंडक्शन, क्योंकि एंजाइम इंड्यूस हुआ तभी तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ, है ना। इसी के साथ साथ हम एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, इंटरेक्शन ऑफ रिफैम्पिसिन विद वारफेरिन, ठीक है। रिफैम्पिसिन को कभी भी हमें वारफेरिन के साथ नहीं लेना है। वारफेरिन क्या है आपका, एंटीकोगुलेंट, रिफैम्पिसिन क्या है, अगेन एंटीबायोटिक है आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसे वारफेरिन दी हुई है, वारफेरिन एंटीकोगुलेंट है ऑब्वियसली, अगर किसी की बॉडी में दिक्कत आ रही है कि उसका ब्लड का क्लॉट बन जा रहा है, बार बार एग्रीगेशन हो रहा है, तो तब ये दिया जाता है। तो वारफेरिन अगर किसी को दी है, साथ में रिफैम्पिसिन दे दी, रिफैम्पिसिन सेम यहाँ पे फेनिटोइन की तरह काम करेगी, वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी, उसकी वजह से क्या होगा, वारफेरिन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा और इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। तो एंटीकोगुलेंट जिस पर्पस के लिए दिया था वो काम तो हुआ नहीं ना, उसके लिए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन की जरूरत थी, लेकिन रिफैम्पिसिन ने क्या किया, वारफेरिन के लेवल को कम कर दिया। तो इस टाइप का इंटरेक्शन भी किस कैटेगरी में आएगा, एंजाइम इंडक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एक ड्रग दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर रही है, बढ़ा रही है। अब हम बात करेंगे अबाउट द एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें कौन सा इंटरेक्शन आता है, इसमें एग्जांपल जो हम दे रहे हैं वो है इंटरेक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन विद थियोफाइलिन, ठीक है। दोनों ड्रग आपको पता है कौन सी इंडिकेशन में यूज होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन से, अगेन एंटीबायोटिक, थियोफाइलिन क्या है, हमारा बीटा एगोनिस्ट है, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर की तरह से यूज करते हैं। तो कभी भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को थियोफाइलिन के साथ नहीं देना है। होगा क्या, यहाँ पे जस्ट इसे क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बस, है ना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये है हमारी थियोफाइलिन, ठीक है। सपोज ये एक्स एंजाइम थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म करता है, लेकिन अगर आपने साथ में क्या दे दी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दी, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या करेगी, इस एंजाइम को क्या करने वाली है, इनहिबिट कर देगी। अब क्या होगा, थियोफाइलिन को जो मेटाबोलाइज करता था वो एंजाइम क्या हो चुका है, इनहिबिट हो चुका है। तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, और इसकी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने की वजह से क्या होने वाला है, इंक्रीज थियोफाइलिन लेवल इन प्लाज्मा। इसकी वजह से क्या होगा, थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन हम हद से ज्यादा हमें नहीं चाहिए, केवल हमें डिजायर्ड डोज की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से क्या होगा, थियोफाइलिन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सेम एक और आप एग्जांपल दे सकते हैं, सिमेटिडीन जो कि H2 ब्लॉकर में आती है, वो भी आपकी क्या करती है, बहुत सारी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे वारफेरिन के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंटरेक्शन है एट द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब लास्ट में आते हैं हम, इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लेवल पे कैसे इंटरेक्शन हो
होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या क्या चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट है। एक क्या है, जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन के केस में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट क्या है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो तीनों के लेवल में इंटरेक्शन हो सकता है, बट जो पहला वाला केस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब आप खुद सोचिए कि आप कह रहे हैं कि किसी एक ड्रग के अगर फिल्ट्रेशन को आपको कम करना है ना, कोई एक ड्रग है दूसरे ड्रग के फिल्ट्रेशन को कम करती है, तो आपको सीधे आप डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने एग्जांपल दिए थे वो आप एक्सक्रीशन में दे सकते हैं, है ना। क्यों, कैसे दोगे आप एग्जांपल? सपोज आपने कोई ड्रग ली, जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका, क्विनिडीन और डिजॉक्सिन का लिया था, ठीक है। डिजॉक्सिन की प्रॉपर्टी थी कि वो टिश्यू पे जाके बाइंड हो जाती थी, वहां पे बैठ जाती थी। अब आपने क्या किया, साथ में क्विनिडीन दे दी, तो क्विनिडीन ने क्या किया, डिजॉक्सिन को वहां से हटाया और अपना वहां पे जाके बैठ गया था। पढ़ा था हमने, प्रीवियस जो पार्ट था उसमें हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, डिजॉक्सिन का प्लाज्मा में लेवल बढ़ गया, और जब डिजॉक्सिन का प्लाज्मा में लेवल बढ़ चुका है तो यानी कि जो फिल्ट्रेशन होगा, जीएफआर होगा, वो भी क्या होगा आपका, उसमें डिजॉक्सिन का अमाउंट ज्यादा निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके से ब्लड में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो आप जीएफआर को भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। तो मेन जो है एक्सक्रीशन में हम इंटरेक्शन जीएफआर ना पढ़ते हुए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन में हम कवर कर चुके हैं, हम बात करेंगे इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन की बात हो रही है। तो पहला एग्जांपल है हमारा या पहला टाइप है हमारा इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सबको पता है कि जब आपका जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो उस टाइम पे कुछ एसेंशियल कंपोनेंट भी नीचे ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, जिन्हें वापस भेजने के लिए कौन सी प्रोसेस काम करती है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो मान लीजिए कि ये वो ट्यूब्यूल है किडनी की, ये हम बना देते हैं छोटा सा एक नेफ्रॉन, ठीक है। इसमें हम सारी चीजें स्पेसिफाई नहीं कर रहे सारे पार्ट को, बट स्टिल थोड़ा बहुत इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, है ना। अब हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे इस लेवल पे, जो ट्यूबुलर लेवल पे, 2 प्रोसेस होती हैं। कौन सी प्रोसेस होती हैं? एक तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल बाहर से अंदर एंट्री ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबुलर सिक्रीशन। और ऐसा भी होता है कि जो मॉलिक्यूल है ट्यूब्यूल के अंदर से बाहर एंट्री ले सकते हैं। बाहर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो अभी हम बात इसी की कर रहे हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सोडियम और लिथियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम एंड लिथियम, देखते हैं कैसे होता है, ठीक। देखो, जो ये रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, कि ट्यूब्यूल के अंदर से कोई चीज वापस आपकी ब्लड में आ जा रही है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टर की हेल्प से क्या हो रहा है, वैसे आपका पैसिव डिफ्यूजन भी होता है, बट ये वाला जो केस है सोडियम लिथियम का, इसको किसकी जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टर की। अब बात ये है कि सोडियम और लिथियम दोनों ही क्या करते हैं, सेम ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम भी इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आएगा, मैं यहाँ पे इसे कर देते हैं, चलिए। जो सोडियम है ये भी इसी ट्रांसपोर्टर को यूज करेगा, और जो हमारा लिथियम है वो भी इसी ट्रांसपोर्टर को यूज करेगा, ठीक है। सोडियम हम लिख रहे हैं Na और Li क्या है, लिथियम, ठीक है। दोनों सेम ट्रांसपोर्टर को यूज कर रहे हैं। अब जो इंटरेक्शन कैसे होता है, देखो, सोडियम और लिथियम ना लिख के आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सोडियम लिथियम तो आपको आ जाएगा समझ में, डायरेक्टली उसी में होना है, बट इंटरेक्शन बिटवीन डायूरेटिक, और वो भी कौन सा, थायाजाइड डायूरेटिक एंड लिथियम। अब देखो क्या होगा, जब आपको पता है कि सोडियम और लिथियम सेम ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, अब होगा क्या, दोनों में से जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो पहले ट्रांसपोर्टर को यूज करके बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों के केस में कौन जल्दी आता है, आपका सोडियम आपका क्या
बट अगर आपने डायूरेटिक दे दिया, थायजाइड डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक क्या करता है, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अब सोडियम को तो थायजाइड डायूरेटिक में रोक लिया, सोडियम तो आ नहीं सकता। अब सारा का सारा जो आपका एरिया है वो किसके लिए अवेलेबल है, लिथियम के लिए। तो इसी पाथ को यूज करके सोडियम तो आपका आ नहीं पा रहा है क्योंकि उसने रोक लिया उसे, लिथियम आपका कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, और लिथियम का लेवल ब्लड में क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लिथियम टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होता है, पढ़ा है ना। तो यही आपका इंटरेक्शन है बिटवीन डायूरेटिक एंड लिथियम। ठीक है, सोडियम लिथियम सेम ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, डायूरेटिक देने की वजह से सोडियम तो एब्जॉर्ब होने वाला है नहीं, तो अब खाली लिथियम का मौका मिल गया उसे आने का, लिथियम ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, ब्लड में आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी थायजाइड डायूरेटिक, अगर कोई इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को है और उसे लिथियम दिया जा रहा है तो उसके साथ डायूरेटिक, और वो भी थायजाइड डायूरेटिक नहीं देने हैं, ऐसे कोई भी डायूरेटिक नहीं देने हैं जो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हो, क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा तो लिथियम फ्री हो जाएगा, पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा और वापस जितना एक्सक्रीट बॉडी से हो भी रहा होगा वापस ब्लड में आ जाएगा और टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी कम होने की बजाय। ठीक है, तो ये था इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ टिश्यू ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ना अब हम बात करते हैं, यहीं पे से भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है इंटरेक्शन एट द लेवल ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बात करते हैं सिक्रीशन के लेवल पे कैसे इंटरेक्शन हो सकता है। सिक्रीशन अभी मैंने आपको बताया, सिक्रीशन मतलब मॉलिक्यूल का पहला वाला एग्जांपल कि कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, उसका डायरेक्टली ब्लड से कहां चला जाना, ट्यूब्यूल्स में चले जाना। सपोज जब फिल्ट्रेशन हो रहा था तो कुछ कंपोनेंट ऐसे थे जो फिल्टर नहीं हुए थे, ब्लड में ही रह गए थे, तो वो इस तरीके से इस पाथवे को यूज करेंगे और डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स के थ्रू अंदर आ जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसमें जो एग्जांपल है वो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आपकी दो ड्रग ऐसी हैं जो कि सेम ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं अंदर एंट्री के लिए। जैसे अभी क्या था, बाहर एंट्री के लिए सोडियम लिथियम सेम ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे, वैसे ही दो ड्रग ऐसी भी हैं जो सेम ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं। कौन कौन सी ड्रग है, एक है आपकी, दोनों ही पी है, पी इनिशियल पी है दोनों के, एक पी है आपका पेनिसिलिन और दूसरा है आपका प्रोबेनिसिड। ठीक है, पेनिसिलिन एंड प्रोबेनिसिड। तो दोनों का पता है आपको, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक, प्रोबेनिसिड एंटी गाउट ड्रग। ठीक है, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करती है, गाउट के ट्रीटमेंट में से यूज करते हैं। तो होता क्या है, देखो अगर कोई इंसान ऐसा है जो पेनिसिलिन कंज्यूम कर रहा है और साथ में आपने उसे प्रोबेनिसिड भी दी है गाउट के ट्रीटमेंट के लिए, तो होगा क्या, ये दोनों ही ड्रग सिक्रीट होने के लिए, बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए एक ही ट्रांसपोर्टर को यूज करती है। लेकिन दोनों में से किसकी एफिनिटी ज्यादा है, प्रोबेनिसिड की। प्रोबेनिसिड पहले एक्सक्रीट होता है, सिक्रीट होता है और बाद में एक्सक्रीट होता है ऑब्वियसली। तो होगा क्या, जब तक प्रोबेनिसिड नहीं था तो पेनिसिलिन आराम से क्या कर रहा था, इसे मैं यहां से हटा रही हूं, अभी तक क्या हो रहा था, जब तक आपका प्रोबेनिसिड नहीं ले रहा था इंडिविजुअल, तो जो ये पेनिसिलिन थी आराम से बॉडी से बाहर क्या हो जा रही थी, एक्सक्रीट हो जा रही थी बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उस इंडिविजुअल ने प्रोबेनिसिड लेना स्टार्ट किया, प्रोबेनिसिड ने पेनिसिलिन के साथ कॉम्पीट किया और कॉम्पिटिशन में जीता कौन, प्रोबेनिसिड। तो पेनिसिलिन को इसने बाहर नहीं जाने दिया, खुद अपना चला गया, ये प्रोबेनिसिड जो है खुद अपना क्या हुआ, सिक्रीट हो गया और पेनिसिलिन को सिक्रीट होने से रोक दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पेनिसिलिन का ब्लड में लेवल क्या हुआ, बढ़ गया और इसकी वजह से क्या होगा, पेनिसिलिन टॉक्सिसिटी होगी इन ब्लड। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, आपको डायरेक्ट टॉक्सिसिटी हुई, किसकी टॉक्सिसिटी हुई, पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी हुई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक्सक्रीशन के लेवल पे कैसे कैसे इंटरेक्शन हो सकता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के लेवल पे भी देखा, ट्यूबुलर सिक्रीशन के भी देखा। एक लास्ट जो इंटरेक्शन आता है वो आता है आपका बाय पीएच ऑल्टरेशन। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, सेम यूरिन के पीएच को
बाय यूरिन पीएच ऑल्ट्रेशन। अगर किसी भी तरीके से यूरिन का पीएच बदलता है तो उससे भी ड्रग का जो आपका रीअब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन की बात नहीं कर रही हूँ, रीअब्जॉर्प्शन की, यानी कि जब वापस आपका ट्यूब्यूल से कोई भी ड्रग इस तरीके से, अगर यहाँ पे ड्रग है, अगर वो वापस आपकी ब्लड में आ रही है तो ये प्रोसेस आपकी अफेक्ट होती है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मान लीजिए आपने कोई ऐसी ड्रग ली जो क्या थी, बेसिक इन नेचर थी, ठीक है, बेसिक नेचर थी, ये हमारी ड्रग है, बेसिक नेचर में थी, यहां से इसका फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होके कहां पहुंच गई, आपकी ट्यूब्यूल्स में आ गई, ठीक है। अब बेसिक ड्रग के साथ क्या होता है, अगर इसे पूरा बेसिक पीएच मिलेगा, यहाँ पे जो भी फ्लूइड है अगर उसका पीएच उसे बेसिक मिलेगा तो वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, वापस से कहाँ चली जाएगी, ब्लड में चली जाएगी। ये फेवरेबल सिचुएशन होती है। मैंने बोला था बेसिक है तो बेसिक पीएच से रीअब्सॉर्ब होगी, चाहे वो आप स्टमक की बात कर रहे हैं चाहे आप ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए अगर ड्रग बेसिक है और उसे यहाँ पे पीएच भी ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिक मिला तो वो क्या करेगी, आसानी से इन ट्यूब्यूल्स के अंदर से वापस कहाँ आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपने क्या किया, जो ये यूरिन का पीएच है, ठीक है, अगर इसे एसिडिक कर दिया, ठीक है, यूरिन का पीएच वैसे होता कितना है, लगभग 6 to 6.2 होता है आपका, आप बोलते हो स्लाइटली एसिडिक होता है बट नियरर टू आप बोल सकते हो न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर किसी इंसान ने बेसिक ड्रग ली तो आपने बोला कि अगर आप पीएच को क्या करोगे, एसिडिक करवा दोगे तो बेसिक ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर आपने कोई एसिडिक ड्रग ली है, एसिडिक ड्रग आएगी ट्यूब्यूल में, अगर उसे यहाँ पे पीएच एसिडिक मिला तो वो वापस ब्लड में जाएगी, लेकिन अगर उसे ये पीएच बेसिक मिला तो वो एक्सक्रीट हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर जब भी एसिडिक और बेसिक पॉइजनिंग होती है उसके केस में हम इसी प्रोसेस का फायदा उठाते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी ड्रग ली है जो एसिडिक है पॉइजन के तौर पे, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से उसे बेस सॉल्यूशन दे देते हैं ताकि उसका जो ये पीएच है आपका क्या हो जाए, आपका बेसिक हो जाए और जो एसिडिक ड्रग है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, ऐसा ना हो कि वो यूरिनरी ट्यूब्यूल से वापस ब्लड में आ जाए, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर किसी ने बेसिक पॉइजनिंग लिया है, कोई ऐसा पॉइजन लिया है जो कि बेसिक है नेचर में, तो हमारा एम क्या रहता है कि हम यूरिन के पीएच को एसिडिक बना दे अमोनियम क्लोराइड देके, जिससे क्या होगा, बेसिक ड्रग इस एसिडिक जो यूरिन है इससे क्या होगा, आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, सीधे सीधे एक्सक्रीट होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जब सेम पीएच मिलता है तो ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है और जब भी ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी तो उसका रीअब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन होने के चांसेस पूरे होते हैं। और अगर ड्रग एक बार आयोनाइज्ड हो गई, वो कब पॉसिबल होता है, जब अपोजिट पीएच मिलता है। एसिडिक को बेसिक पीएच मिला तो ड्रग आयोनाइज हो गई, उसके बाद उसका रीअब्सॉर्प्शन या एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। वैसे ही सेम अगर बेसिक है, बेसिक ड्रग को अगर एसिडिक पीएच मिलता है तो वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी और उसका एब्सॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, ना ही रीअब्सॉर्प्शन हो पाएगा। तो इस तरीके से इंटरेक्शन हो सकता है एट द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक हो गया। तो ये आप चारों टाइप के हमने इंटरेक्शन पढ़ लिए, जिसमें आपका फार्माकोकाइनेटिक में आपका एब्जॉर्प्शन लेवल पे हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हमने देखा, मेटाबॉलिज्म के लेवल पे हमने देखा एंड एक्सक्रीशन के लेवल पे हमने देखा। तो ये सारी टॉपिक्स आपके पास हैं, आप इन्हें रिवाइज कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच।